आ गए हैं सब लोग। इसमें से ये न्यूज किसके पास पहले थी कि रीजनिंग की क्लास नहीं होगी 2 दिन से? किसके पास ये न्यूज़ थी जो मुझे नहीं पता? टीचर्स ने मुझे नहीं बताया कि रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। किसको पता था? हमने कौन किया वही तो जानना है, क्योंकि जो टीचर मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि हम हॉस्पिटल में हैं, तबीयत खराब है एक आदमी की, तो नहीं आएंगे, और स्टूडेंट को बता रखा है कि हम नहीं आएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। ये बात पता होता तो 1 हफ्ता पहले से हम दूसरे टीचर रख लेते, इतना टाइम थोड़ी लगता है। ये बात किसको बताया गया था? ये टीचर ने किसको बताया था? ये पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसा कह दिया है कि सर किसी को पैसा नहीं दिए हैं इसलिए नहीं आ रहा है। ये कौन बताया? टीचर को उसके मेहनत से ज़्यादा पैसा देते हैं हमेशा, क्योंकि हम खुद एक टीचर हैं। हमारे पास इनकम के 10 स्रोत है, उनके पास एक है, ये सोच के हम ज़्यादा देते हैं। हम यूनिवर्सिटी में है, कोचिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, इसके अलावा दूसरे काम में भी हैं, दूसरे सेंटर्स भी चलते हैं। तो कोई अगर ये सोचता है कि टीचर को पैसे नहीं देते, कितनी घटिया सोच है ये। कौन बताता है ये सब? टीचर बताया है किसी ने फ़ोन करके? स्टूडेंट से बातचीत होती है? किसके पास ऐसी खबर आई है, ऐसी मतलब घटिया खबर? अभी आप जो बात जानते हैं वो एक तरफा है। टीचर के बारे में 2 लाइन बता दे तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कहना नहीं चाहते हैं किसी टीचर के बारे में। अगर आप हमारे लिए अनजान हैं, हम आपके लिए अनजान हैं, आप हमसे 2 दिन जुड़े नहीं हुआ, जुड़ने के बाद कहेगा कि एक बहुत बड़ा काम है, आप मुझे 20-25 हज़ार रुपये की मदद कर दीजिए। हम आपको जानते हैं कि मदद करेंगे, क्यों करेंगे? आप काम करने के बेस पे आए हैं, काम पूरा करेंगे, आपको पेमेंट की जाएगी। 4 दिन आए नहीं हुआ, कह रहे हैं कि मतलब कोई भी टीचर अगर इस तरह आके कहे कि मुझे फलाना चीज़ का EMI पे करना है, मुझे यहाँ पैसा भरना है, सर हमको इतना पैसा दे दीजिए, क्यों? किस बेस पे? यहाँ बेस वर्किंग है ना, आप जितने दिन काम करेंगे उस बेस पर आपको पेमेंट की जाएगी। जान ना पहचान, कभी मिला नहीं, जिंदगी में पहली बार कोई टीचर आया, आके खुद ही रिक्वेस्ट किए कि हमको पढ़ाने का मौका दिया जाए, बहुत दिक्कत है, दिए। क्या किया? इतनी सारी गलतफहमी पैदा करके चला गया। वो एक तरफा बात कि हम पैसा नहीं देते हैं, मतलब सोच ही कितना खराब लगता है। और स्टूडेंट के बीच गलत भ्रम फैला के चले गए। अभी भी जितना पे किया हुआ है वो भी वर्किंग से ज़्यादा है, अभी उसका हिसाब करके बुलाना है कि जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो वापस कीजिए। हमेशा एडवांस दिया जाता है एक्स्ट्रा, वर्किंग तो जितनी नहीं हुई उससे ज़्यादा पेमेंट हो चुकी है। तो कुछ टीचर्स ही ऐसे होते हैं, वजह यही है। कौन सी चीज़? 5 चैप्टर पढ़ना ही है रीजनिंग में, 3 पढ़ चुके हैं, कहाँ पीछे है? कौन चीज़ पीछे है? किसने बता दिया कि रीजनिंग बहुत पीछे चल रहा है? या आपको कौन सा सिलेबस पता है जहां पीछे चल रहा होगा? रीजनिंग का कोई सिलेबस है आपके पास जिसमें देख के लग रहा होगा कि बहुत पीछे चल रहा है? 5 चैप्टर है बेसिक रीजनिंग के बस। कोई टीचर जो साल भर रीजनिंग पढ़ाता है और आपको जो 20 नंबर की जरूरत है, फर्क नहीं समझ में आ रहा है। साल भर रीजनिंग पढ़िएगा तब भी उसका सिलेबस खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी जरूरत 5 चैप्टर की है। और बीपीएससी में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम से रिलेट करके, वो इसी 5 चैप्टर के हैं जो पढ़ाने को कहा गया था। तो कौन चीज पीछे चल रहा है? आपके जीके जीएस की जो समस्या थी वो सर ने बता ही दिया कि ये चीज कैसे कोर्स खत्म होगा। उनसे बातचीत कर लिए, वो बोले हो जाएगा। जो वो नहीं कर रहे हैं वो हम लेके आ रहे हैं। ऐसे बोले कि एनसीएंट में थोड़ा हमको टाइम लग जाएगा, आप शुरू कर दीजिए, हम करेंगे। केमिस्ट्री कर लेंगे तो एनसीएंट शुरू कर देंगे। स्लाइड पूरा पीडीएफ तैयार है उसका, बस सिर्फ क्लास शुरू करने की देर है। गलतफहमी कौन पैदा कर रहा है इतना, ये नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ाई आपको करना है, असमझा कोई और रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं हो रहा है। और टीचर्स तो खैर हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं वो अपने प्रचार, अपने नाम, अपने काम में लगे हुए हैं। सब का यही हाल है। जिसके यहाँ खा रहे हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, ये तक ज्ञान नहीं है तो और क्या कहा जाएगा। किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो उसका नाम कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं लेना चाहिए, टीचर की पहली रिक्वायरमेंट है।
लेकिन सब लोग आते ऑफिस में मना किया जाता है कि आप अपने काम से काम रखिए, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वही गलती, वही चीज़ दोहराएंगे और आपको कहेंगे आप हमारे यहाँ आ जाइए, और आप लोग कुछ लोग चले भी जाते हैं, जाइए। अगर उनके यहाँ से रिजल्ट होता है या उनका काम बहुत ज़्यादा होता तो उनको फुर्सत नहीं होती, सच्चाई यही है। इस बात को आप कभी समझ ही नहीं पाइएगा कि जिस आदमी के यहाँ बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत अच्छी चीज़ चलती है, उनके पास किसी चीज़ की फुर्सत नहीं होती है। कुछ टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं जिनके पास फुर्सत नहीं है, विकास सर भी उसमें आते हैं, लगातार यहाँ क्लास है, हम बोरिंग रोड उनको भेजते हैं, दूसरे जगह भी क्लास लेते हैं, फुर्सत नहीं है क्योंकि ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के पास फुर्सत बहुत है और बकवास ज़्यादा है, उसका क्या करेंगे? तो आप इन चीज़ों से बचिए, आप पढ़ने आए, पढ़ाई कीजिए। आपकी चीज़ें अगर अगस्त 15 तक नहीं हुई कोई चीज़, तब हमसे बात कीजिएगा, उसके लिए पूरी हम चार्जशीट बना चुके हैं कि कैसे कैसे काम को करके ख़त्म करना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू करनी है, और आप लोग डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे होगा? टीचर आपको बताता है कि हम नहीं आएंगे, मैं हेड हूँ, मैं बुलाया हूँ, मैं पे करता हूँ, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए, तो मुझे रोज़ झूठ बोल रहा है आदमी। ऐसा टीचर होता है? इसीलिए अनट्रेन टीचर को हम कभी रखना नहीं चाहते हैं, जिसको टीचर की ट्रेनिंग ना हो, क्योंकि उसको मूल्य, नैतिकता, ये सब बात, जिम्मेदारी समझ में नहीं आती। वो तो बाहर का, जब आया मन किया चल दिया, हो गई फुर्सत, जिसने बुलाया वो जाने। पटना एक ऐसा घर है जहां विषय के शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, बस एक बार कहने की देर है। लेकिन कोई कह तो दे कि हमको नहीं करना है, झूठ मूठ का उलझाए रखना। एक हफ्ते बाद आज हमको पता चल रहा है कि नहीं करेंगे। कल फोन किया गया कि आना है कि अब नहीं आना है, पर अब नहीं आ पाएंगे। ये बात 4 दिन पहले बता देना था कि नहीं आएंगे। और स्टूडेंट के बीच गलत फहमी फैलाने के पैसा नहीं दिया गया, ये भी एक सोचने की बात है। पैसे की बात स्टूडेंट से करेंगे कि हेड से करेंगे? मैं पे करता हूँ, मैं बुलाता हूँ, पता है 150 रुपया प्रति घंटा पढ़ाने वाले टीचर से यहाँ 400-500 एक घंटे के लिए दिया जाता है, तो भी खराब लग रहा है कि इतना भी नहीं चलेगा। मुसल्लापुर हाट में 100 से 150 रुपये पर आवर पढ़ाने के लिए देता है किसी भी टीचर को, कोई भी हो। आपको यकीन ना हो तो कभी जाकर उधर भटक के देखिएगा, पता चलेगा। जो वे पढ़ाते हैं उनका पूरा कोर्स 299 रुपये में होता है। ऐसे सब्जी मार्केट की तरह कोर्स बिकता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं कब तक होगा, वो कब तक चलेगा। कोई टारगेट नहीं होता, कोई एग्ज़ाम नहीं होता, चल रहा है बस ऐसे ही चलते रहता है। यहाँ टारगेट एग्ज़ाम है, पढ़ाई ऐसे होती है दबाव देकर कि ये चीज़ इतने दिन में करना है, तभी नहीं हो पा रहा। तो टीचर्स की अगर आप सुनिएगा दूसरे दूसरे जगह से, तो पता नहीं क्या क्या भ्रम फैला के इधर का उधर कर देंगे। ये बात मान के चलिए कि हम लोग उस थ्योरी पर यकीन करते हैं कि अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसके पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में रख दी जाती है, ताकि वो देख के खुश हो, और जितना किया है उससे थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव्स के तौर पे। लेकिन जिस आदमी में, मैंने शुरू से ही कहा, जिस आदमी में पेशेंस नहीं होता उसके लिए मैं कभी कुछ नहीं करता। मैं तो पेशेंस का लेवल तक देखता हूँ कहाँ तक है, कोई जुड़े तो, कोई वैसा करे तो। पेशेंस नहीं रहेगा, बेचैन हालत रहेंगे तो जिंदगी में कहीं किसी स्थान पर विशेष रूप से नहीं टिक पाएंगे। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं हो पाएगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, वही जीवन में सफलता दिलाता है, वही लोगों में नहीं है। आपका काम है पढ़ाई और रिवीजन फटाफट करना, उतना किसी चीज के लिए सोचने का आपके पास, हमारे सर पे ऑलरेडी टेंशन पड़ा हुआ है, कौन चीज कब कराना है नहीं कराना है। हम लोग खुद चैन से न सो पा रहे हैं न उठ पा रहे हैं, हमेशा प्रेशर बना हुआ है। कुछ चीज में हम मदद कर रहे हैं, कुछ चीज से मदद ले रहे हैं। अब बिहार स्पेशल के लिए भी एक टीचर इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजें अगर आपकी नहीं हुई समय से तो दिक्कत हो जाएगी। करंट और बिहार स्पेशल दोनों के लिए एक टीचर अलग आएंगे। बिहार स्पेशल में भले इतना सा ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है, करंट अफेयर भी उतना ही जरूरी है। तो जो आप सोच रहे हैं उससे 4 कदम आगे हम आपके लिए सोच रहे हैं, इसलिए आप मत सोचिए। आपका काम है पढ़ाई करना, अफवाहों की ओर ध्यान दीजिएगा तो लगेगा सब कुछ गलत हो रहा है, और अगर उसमें अच्छाई ढूंढिएगा तो लगेगा हर चीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप पेशेंस रखें, बस पेशेंस रखिए, आखिरी समय तक साथ दीजिए, और रिजल्ट आपका नहीं हो तब हमें आके कहिएगा। बस पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि पेशेंस ही इसकी सबसे बेहतरीन दवा है। और जो लोग पेशेंस रखते हैं उनका रिजल्ट कभी नहीं रुकता है, क्योंकि उनके लिए हम सोच रहे हैं, कई तरीके से सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, आदमी उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं। एक नहीं होगा 2 इकट्ठा करेंगे, 2 की जगह 4 करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई अगर टीचर गलत कर रहा है, वो हमको इन्फॉर्म किए बिना आपको इन्फॉर्म कर रहा है, गलत तरीके से बता रहा है, तो भी गलत है।
आप खुद ही सोचिए, कोई नया आदमी आपसे मिले 4 दिन में और आपसे 25-50 हजार की डिमांड करने लगे, कैसा सुन के फील होता है? जिसको जानते तक नहीं, ये आज पटना में रहेगा कि नहीं, कल कहाँ भाग जाएगा, उस बात की गारंटी है कौन कहाँ चला जाएगा? क्यों वेस्ट करे किसी पे भी? और किसी ने मेरे भरोसे एसी फ्रिज या सामान खरीद के रखा है ईएमआई पे कि सर देंगे पैसा तो पे करेंगे। जिस चीज की औकात नहीं वो नहीं खरीदना चाहिए। टेंशन बना के रखा है लोगों ने, कोई अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग टेंशन में आ गए। लाइफ में पहली बार टीचर इन्वॉल्व करना पड़ा है, नहीं तो हम लोग तो पहले सारा काम खुद ही करते थे। लेकिन टीचिंग का सेक्शन हट जाने की वजह से इतना सरदर्दी हुआ कि बता नहीं सकते कैसा फील हो रहा है ये बैच। बस ये लग रहा है कि किसी भी तरह इस बैच को बेड़ा पार लगा दिया जाए, और जब अगली बार आइएगा तो व्यवस्था आप देखिएगा बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि एक बार पहली बार आदमी सीखता है, हम सीख रहे हैं अभी भी। हाँ, बहुत कुछ सीखे हैं इसमें जो आज तक नहीं हुआ। पिछले 7 साल से यहाँ पटना में पढ़ा रहे हैं। आपकी संख्या तो कुछ भी नहीं है जितना सीटेट में होता था। 150-150 बैच में होते थे सीटेट के बैच में, 450-500 एक सेशन में पढ़ के बच्चे निकले हैं, लेकिन कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन इस बार हो रहा है, पता नहीं आपकी भी किस्मत कैसी है। लेकिन आप रिजल्ट के लिए मत परेशान होइए, आप अपने सिलेबस के लिए मत होइए। आपको टेस्ट सीरीज एक बुक लेने को कहे थे, ले लिए? अभी नहीं आए हैं कहीं भी, मैंने शुरू से ही कहा था। हाँ, ये काफी हद तक क्वेश्चन के लिहाज से सही है। एजुटेरिया आप मार्केट के बुक पे वो किरण पता नहीं कौन कौन पब्लिकेशन आ गया, आधा से ज्यादा उसमें मतलब दिमाग की दही बना के रखा हुआ, वैसे सेट को मत लीजिएगा। ऑप्शन नहीं है, अभी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। मतलब अगस्त 1 तक सारी चीजें आपके सामने होंगे 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पेपर्स के साथ। हम लोग जो रेडी कर रहे हैं वो 5 ऑप्शन वाले ही कर रहे हैं, लेकिन हम सिलेबस थोड़ा खींच लेंगे तब 7-8 सेट लगातार करवाएंगे, एक दिन छुट्टी दिए बिना। आपके 24 से पहले 7-8 सेट करवा देंगे ताकि आपको एकदम फ्री फील हो कि अब हम ठीक हैं, हमारी एजुकेशन पूरी हो चुकी है, तैयारी हो गई, तब आपको लगेगा। अभी आप सिर्फ पढ़िए। कहीं टेस्ट देने भी जाते हैं तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी टेस्ट आपके इस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार नहीं है। अगर होता तो मुझे रिकमेंड करने में 1 मिनट नहीं लगता कि आप वहां जाके टेस्ट दे दीजिए। बस अभी तक जो आपका टेस्ट चल रहा है वो रेलवे और एसएससी वाला टेस्ट है, अभी तक जो मार्केट में मिल रहा है, मत लीजिए उसको। अलग अलग जगह जाके अभी समय खराब मत कीजिए। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? सोप एंड डिटर्जेंट। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन के पार्ट में ही आता है, और आज ये आखिरी क्लास है इसकी। इसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे ताकि आप खुद देख सके कि जो पढ़े हैं वो कैसे आता है। कौन सा? रबर, वही ना, इसी में है, सोप एंड डिटर्जेंट में। इसके बाद है सिंथेटिक के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, रेशम वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा देखना है। आज का टॉपिक लिखेंगे रबर। रबर माने रबर ही होता है कि कोई और हिंदी होती है? ये होता है ना रबर। लिखेंगे यह एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है जो लैटेक्स नामक वृक्ष के, जो लैटेक्स, ये सब एग्जाम में आने वाले शब्द हैं, जो लैटेक्स नामक वृक्ष के दूध से, लैटेक्स नामक वृक्ष के दूध से तैयार किया जाता है। और बीपीएससी में पूछता है कि यह लैटेक्स पेड़ कहां पाया जाता है।
भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि एक सदाबहार वन है। लैटेक्स का पेड़ कहां पाया जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? सही जवाब है। जहां गर्मी जरूरत से ज्यादा पड़ती है, ऐसा लगता है कि तापमान बहुत ज्यादा, लोग भी एकदम अपने कलर के नजर आते हैं, एक कलर के, साउथ में ही ज्यादातर है। और इसका थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन का थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है। और विदेशों में देखें तो वेस्ट इंडीज तो बीचों बीच है एकदम, कनाडा भी नहीं कह सकते, वो थाईलैंड वगैरह का इलाका मेनली आता है इसमें। रबर सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त किया जाता है? थाईलैंड से। वो इलाका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दुनिया में जो रबर के लिए बनाए जाते हैं। वो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन लैटेक्स नामक पेड़ से दूध को प्राप्त करते हैं, उसको जमाते हैं, फिर रबर का निर्माण करते हैं। जो गुलेल वाला रबर देखते हैं ना आप लोग, वो इसी से पाए जाते हैं, लैटेक्स वाले से। बहुत ही मजबूत होता है, टिकाऊ होता है। नेक्स्ट लिखेंगे पहले, मतलब जब ये सब प्राप्त नहीं था लैटेक्स वगैरह, उससे पहले एक पॉइंट और लिखेंगे। पहले रबर अमेजन और जायरे के जंगलों से प्राप्त किया जाता था। पहले रबर अमेजन और जायरे, अमेजन लिखने नहीं आ रहे हैं, इतना शॉपिंग करते हैं। अमेजन और जायरे, कांगो में पड़ता है जायरे, अफ्रीका। अमेजन और जायरे के जंगलों से प्राप्त किया जाता था। अब हम लोग लिखेंगे रबर के प्रकार। पहला लिखेंगे प्राकृतिक रबर, यानी नेचुरल रबर। नेचुरल रबर देखा होगा आपने, अरे यही जो पेड़ वाले से प्राप्त किया जाता है। लिखिए, जो लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है नेचुरली, पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो, यानी लैटेक्स नामक पेड़ से जो प्राप्त होता है वो नेचुरल रबर होता है। और दूसरा नाम आता है सिंथेटिक रबर का। संश्लेषित रबर बोलते हैं इसको, सिंथेटिक रबर। इसका एग्जाम्पल नियोप्रीन का नाम सुना होगा आपने। नियोप्रीन इंसानों द्वारा तैयार किया गया एक रबर है। थायोकोल का नाम सुना होगा। नियोप्रीन और थायोकोल सिंथेटिक रबर के एग्जाम्पल है, जबकि लैटेक्स से प्राप्त होने वाला सामान्य रबर नेचुरल रबर कहलाता है। ये नियोप्रीन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बीपीएससी वाले सेट में ही। कौन सा? मिटाने के लिए लैटेक्स वाले यूज करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, मिटाते हैं, वो लैटेक्स होता है। लैटेक्स नामक पेड़ की दूध से जो प्राप्त होता है रबर, वो व्हाइट व्हाइट। स्ट्रेचेबल रबर सब नियोप्रीन है। जो चाइनीज रबर बन के आ रहे हैं ना तेजी से, वो सब नियोप्रीन है, हैंडमेड रबर, इंसानों ने बनाया है। आइसोप्रीन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। नियोप्रीन सिंथेटिक में आता है और लैटेक्स से जो प्राप्त होगा वो आइसोप्रीन कहलाता है। जो रबर खींचने पर तुरंत टूट जाए, समझिए कि वो नेचुरल रबर है, जैसे पहले इंडिया में पाए जाते थे। आजकल चाइनीज आ गए हैं, फैलाते जाओ। चाइना वाला तो दो ही चीज बनाए ही है, रबर और प्लास्टिक, टूटता नहीं है, टिकाऊ है।
बाकी किसी चीज के टिकाऊ होने की गारंटी नहीं है। कोरोना, हाँ अभी तक है, चाइना में अभी भी कोरोना है, खत्म नहीं हुआ। चाइना के पास और अमेरिका के पास ऐसी तकनीक विकसित है कि आप कुछ भी बात करते हैं वो आपका मोबाइल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रोज प्रचार दिखाता है जो आपसे सुनता है। अगर आप मोबाइल बंद रखे और किसी चीज के बारे में सोच के एक दूसरे से बात करें तो मोबाइल उठाइएगा तो वो अपने आप दिखेगा। ऐसा कैसे हो जाता है? यानी 24 घंटे आप किसी की नजर में हैं। कुछ लोग तो मोबाइल बाथरूम में भी लेके चले जाते हैं, सोच समझ के ले जाइएगा, मतलब एक हद होती है। कोई 24 घंटे आप पे नजर रखा हुआ है, इसलिए कम से कम ऐसी गलती अब मत कीजिएगा। मोबाइल सोते समय थोड़ा दूर, पर्सनल कोई काम कर रहे हैं वो, और कोई भी ऐसी वीडियो पिक्चर चीजें कभी मोबाइल में स्टोर करके मत रखिए, वो आपका नहीं है। आपको लगता है कि मेरे मोबाइल में सेफ है, गलतफहमी में है। वो कभी भी कोई भी वहां से निकाल के उसको मिसयूज कर सकता है। तो मोबाइल में किसी भी चीज को रखना बंद कर दीजिए। जो आपको लगता हो कि ये सेंसिटिव चीज है, कोई देख लेगा तो गलत माना जाएगा, ऐसी कोई चीज मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। इसको सीखिए, आने वाले वक्त में बहुत काम आएगा। आगे बढ़े। कितने प्रकार लिखे? नेक्स्ट लिखेंगे रेशे, फाइबर्स। फाइबर्स यानी रेशा। रेशा माने क्या? एक लंबी और धागे नुमा रचना को रेशम कहते हैं। रेशा एक लंबी और धागे नुमा यानी धागे के जैसा, एक लंबी और धागे नुमा रचना रेशा कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है। रेशा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा नेचुरल फाइबर। लिखेंगे यह सेलुलोज की बनी होती है। नेचुरल फाइबर यह सेलुलोज की बनी होती है। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो जैव निम्नीकरण होते हैं। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण होते हैं, मतलब कि मिट्टी में आसानी से सड़ गल जाते हैं, इसी को बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। जबकि जो नेचुरल से डिफरेंट होता है, जो हम लोग तैयार करते हैं, वो रेशा कभी भी डिग्रेडेबल नहीं होता। तो नेचुरल रेशा की पहचान है कि सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की संख्या सबसे ज्यादा मात्रा में, और वो जैव निम्नीकरण में आता है, यानी कि मिट्टी में सड़ गल जाते हैं। प्लास्टिक जैसा सालों भर दिखाई नहीं देता। ध्यान रहेगा। दूसरा लिखेंगे, अच्छा इसका एग्जाम्पल और लिखेंगे। लिखिए जैसे कपास, हाँ कपास, जूट, ऊन, रेशम, ऊन, रेशम इत्यादि। अब एक चीज इसमें और अलग हो जाता है, जो ऊन और रेशम प्राप्त किए जाते हैं, यह जंतुओं के प्रोटीन से तैयार होता है। ऊन किससे? भेड़ से। रेशम किससे? तो इसका मतलब है कि ये दोनों अगर किसी जंतु से तैयार किए जाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, जंतु के प्रोटीन से ये तैयार होता है। जबकि ये किससे तैयार होते हैं? ये फाइबर सेलुलोज से तैयार होते हैं।
पेड़ पौधों से तैयार होंगे तो सेलुलोज में आ जाएंगे, और जंतु से तैयार होने वाले ऊन और रेशम हो जाएंगे। दोनों में फर्क है। जूट पेड़ पौधों से तैयार होता है, सेलुलोज कहलाएंगे। तो जो पेड़ पौधों से तैयार हो सेलुलोज, और जो जंतुओं के प्रोटीन से तैयार हो जैसे ऊन और रेशम इसके एग्जाम्पल है। तो कभी कभी इनमें भी अलग अलग करके पूछा जाता है कि पेड़ पौधों से कौन तैयार होते हैं और जंतुओं के प्रोटीन से कौन तैयार होते हैं। तो सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाने वाला है, और जंतुओं के प्रोटीन में ऊन और रेशम वगैरह चीजें निकाल सकते हैं। ऊन के अलावा, ऊन और रेशम के अलावा कोई चीज है जो जंतुओं से और प्राप्त की जा सकती है रेशा में, फाइबर में? कोई नाम ध्यान में है? अगर अंगूरा का नाम रखे तो वो भी ऊन ही होता है। बाल से, तो बाल जंतुओं का प्रोटीन ही है ना। बाल उखाड़ के देखिएगा उसमें प्रोटीन की वाइट मात्रा छोटी सी दिखेगी, मतलब वो प्रोटीन से रेडी होता है। बाल उखाड़ के देखा है? मत उखाड़िएगा, वैसे ही बहुत तेजी से कम हो रहे हैं आजकल। हाँ, उसमें वाइट अगर थोड़ा सा भी लगा हुआ है समझिए वो प्रोटीन की मात्रा है, उसी की वजह से बाल घटते बढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति के शरीर में अचानक से प्रोटीन की कमी हो जाए तो सबसे पहले बाल झड़ने शुरू होते हैं। इसलिए प्रोटीनियस फूड रेगुलर लेते रहना चाहिए, और जरूरत से ज्यादा प्रोटीन हो जाए तब भी समस्या। हाँ, हर चीज की एक अपनी मात्रा है, उसी के अनुसार लेना है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा टाइप लिखेंगे सेमी सिंथेटिक फाइबर, अर्ध रेशा कहलाते हैं ये। सेमी सिंथेटिक फाइबर, अर्ध संश्लेषित रेशा, अर्ध संश्लेषित रेशा, सेमी सिंथेटिक फाइबर। लिखेंगे इसमें, यह प्राकृतिक रेशा और रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से तैयार होता है। यह प्राकृतिक रेशा तथा रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से तैयार होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल ही आते हैं जनरली एग्जाम में, जैसे रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। रेयॉन, रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल में आता है। इसमें दोनों चीज होंगे, नेचुरल रेशा भी होगा और साथ ही साथ केमिकल वाले से जो रेशा तैयार करते हैं सिंथेटिक रेशा, वो दोनों होंगे। और उसमें रेयॉन का नाम सबसे प्रमुख है और सबसे ज्यादा मात्रा में और सस्ते रूप में उपलब्ध है। रेयॉन का मिलना बहुत ही आसान है। कई बार लोग रेशमी कपड़ों को खरीदने जाते हैं और ठगा जाते हैं, कहते हैं ना ओरिजिनल रेशा नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको वो जो लाइटर होता है उससे जला के उसको दिखाते हैं कि देखिए ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसकी पहचान उसके जलने से हो जाता है। अगर प्लास्टिक के जैसा होगा या बना हुआ होगा तो तुरंत वो जल उठेगा, जबकि रेशम अगर ओरिजिनल होगा तो वो सिर्फ गर्म होगा, जल्दी जलेगा नहीं, ये उसकी पहचान है। तो जो केमिकल वाले होते हैं वो जल्दी जल जाते हैं। बस रेयॉन प्रमुख है ना। जब केमिकल मिश्रित हो गया तो बायोडिग्रेडेबल कभी नहीं होगा वो। तीसरा नाम लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर। सेमी सिंथेटिक तो हो गया, तीसरा टाइप सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशा, या इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशा यह प्रयोगशाला में रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है। रसायन माने केमिकल्स। यह प्रयोगशाला में रसायन द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहली बार इसे सेलुलोज नाइट्रेट से तैयार किया गया था। सेलुलोज नाइट्रेट, नाइट्रेट केमिकल है तो समझ जाइए प्रयोगशाला में तैयार हुआ था। सबसे पहली बार इसे सेलुलोज नाइट्रेट से तैयार किया गया था।
कौन सा? आर्टिफिशियल फाइबर को। वो भी कहां? फ्रांस। एग्जाम्पल लिखेंगे इसके एग्जाम्पल में पहले लिखेंगे कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर। दूसरा नाइलॉन, ये सब नाम तो सुना होगा, नाइलॉन। तीसरा नाम पॉलिएस्टर, जो कपड़े में पाया जाता है, पॉलिएस्टर। कार्बन फाइबर, नायलॉन, पॉलिएस्टर। मेटालिक फाइबर यानी धात्विक रेशा, धात्विक रेशा और सिलिकॉन कार्बाइड रेशा, धात्विक रेशा और सिलिकॉन कार्बाइड रेशा, सिलिकॉन कार्बाइड रेशा। इसमें जितने भी एलिमेंट्स के नाम लगे हुए हैं, मतलब वो कहां तैयार किया गया है? लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। लेकिन नाम ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह के फाइबर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले सेलुलोज नाइट्रेट के माध्यम से तैयार किया गया फ्रांस में, और वो भी जब यहां नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। 1885 में सबसे पहली बार केमिकल से तैयार किया गया था, और तब से अब तक इसका प्रयोग रुका नहीं है। क्या आज भी हम पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनते हैं जिसमें मात्रा मिक्स होता है? कई बार जाते हैं, दुकानदार कह देता है 100% कॉटन है। अगर 100% कॉटन हो तो कपड़े को उठा के छोड़िएगा तो पता चले वो सब घुचरा जाएगा। घुचरा जाएगा कौन सा? बोलने को तो हम भी बोल रहे हैं, मैंने क्या कहेंगे उसको? घुचरा जाएगा या मुड़ जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो समझिए कि किसी भी चीज के 100% कॉटन होने की पहचान है कि अगर हाथ हटा के भी उस पर से कर लीजिएगा तो दाग आ जाता है। उस कपड़े को मेंटेन करना, पहनना सबसे टफ काम होता है। लेकिन पॉलिस्टर वाला प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, धो धा के ऐसे तेजी से झाड़ के सुखा दो, फिर लगेगा प्रेस है, एकदम चकाचक। कपड़े चमकते भी हैं। सूती वाले कपड़ों में चमक नहीं होती, लेकिन पॉलिस्टर वाले में चमक होती है। और आदमी कितना भी जिंदगी में पैसा कमा ले, कब्र में जाने के बाद जो कपड़ा तैयार किया जाता है ना, वो पॉलिस्टर का ही होता है। क्या बोलते हैं उसको? कफन, पॉलिस्टर का ही होता है। तो कोई फायदा नहीं है, आखिरी वक्त जाएंगे सूती कपड़ा भी साथ नहीं जाएगा। होता है लेकिन यूज नहीं किया जाता। उसमें भी है कि जो सबसे मतलब कम कीमत का कपड़ा है, जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, मरने के बाद कपड़े का क्या इस्तेमाल, वो खरीद के दिया जाता है। अगर वहां भी आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेंगे, वो भी गुनाह में शामिल है। बहुत खतरनाक चीज है ये मरने के बाद वाली गतिविधि। एक पॉइंट और, नेक्स्ट टाइप लिखेंगे इसमें कृत्रिम रेशे के बाद। एक और प्रकार कौन सा है ये? विस्कोस रेयन का नाम सुने हैं? क्या होता है ये विस्कोस रेयन? नोट कीजिएगा। हाँ, विस्कोस रेयन। हाँ चुप, अगला टाइप लिख लेंगे। यह कार्बन डाइसल्फाइड तथा कास्टिक सोडा से तैयार किया जाता है। यह कार्बन डाइसल्फाइड तथा कास्टिक सोडा से तैयार किया जाता है। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा भूल गए इतना जल्दी क्या? हाँ तो लिख लीजिए, यह है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और कास्टिक सोडा, दोनों से मिलकर जो रेयन तैयार किया जाएगा उसे विस्कोस रेयन का नाम दिया जाता है। विस्कोस रेयन।
पहला कृत्रिम रेशा कौन सा बनाया गया था? पहला कृत्रिम रेशा कौन सा बनाया गया था? कृत्रिम में पूछ रहे हैं। नाइलॉन, थोड़ी देर पहले लिखे हैं, एक पॉइंट बना के अलग से लिख लीजिएगा। पहला कृत्रिम रेशा नाइलॉन तैयार किया गया। पहला कृत्रिम रेशा नाइलॉन तैयार किया गया। आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशा नाइलॉन तैयार किया गया पहला। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। आर्टिफिशियल नहीं यहां हुआ था। रेशम बनाने का सबसे पहला काम चाइना ने शुरू किया था और पूरी दुनिया से 1000 साल तक छिपा के रखा कि हमने रेशम की खोज कर ली है। 1000 साल, समझ सकते हैं मतलब छिपाने में कितना माहिर है वो, कोई भी चीज कितना समय तक छिपा ले पता नहीं चलता है। तो चाइना 1000 साल तक उसको छिपा के रखा। 1000 साल के बाद इंडिया के रास्ते होते हुए और कश्मीर के दर्रों से निकलकर वो उधर वेस्ट की तरफ गए, इटली में और बाकी यूरोपियन कंट्री में उसको कपड़े बना के बेचना शुरू किया। नायलॉन के कपड़ों की विशेषता थी कि एक कपड़ा जो पूरे शरीर पर आ सकता था उसको एक माचिस की डिबिया में बंद कर देता था। उसको इतने तह मोड़ा जा सके कि दबा के एक माचिस की डिबिया में रख सकते हैं शरीर पर अटने वाला एक पूरा कपड़ा। यह रेशम की ओरिजिनलिटी की विशेषता है कि उसको कहीं भी मोड़ के रख सकते हैं और जब ओपन करेंगे तो वो पूरे कपड़े की तरह होगा। लेकिन कपड़े की विशेषता इतनी खराब है कि वो बदन ढकने के काम नहीं आ सकता। मतलब आर पार क्या कहते हैं वो, झिलझिल टाइप का, ट्रांसपेरेंट टाइप का कपड़ा था। और उस समय यूरोप की महिलाओं में वो ट्रांसपेरेंट कपड़ों को पहनने की एक होड़ लगी हुई थी। इस कारण यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रही और उसके लिए एक रूट तैयार हो गया इंडिया से होते हुए जाने का, जिसका नाम क्या रखा गया? सिल्क रूट। हाँ, रेशम रूट कहा गया उसको। और वही जब बिजनेस का काम रेशम का शुरू हुआ तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने उस रोड पर जो टैक्स लगाया, उस टैक्स से इतने पैसे आए, इतना सोना कमाया कि उस वक्त में इंडिया को सोने की चिड़िया कही जाने लगी। हर आदमी के पास सोने के इतने सिक्के हो गए। ये वो वक्त था। बिजनेस से कितना पैसा आ सकता है इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। और दिन रात उनकी सुरक्षा के लिए लोग लगाए गए थे ताकि व्यापारियों को कोई नुकसान ना हो और वो अपने नुकसान ना होने के बदले टैक्स के रूप में कुछ पेमेंट करके जाते थे। बेहतरीन चल रहा था सब कुछ, लेकिन एक वक्त आया कि सब कुछ खत्म हो गया। अंग्रेज आ गए। उसके बाद 1707 के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा शुरू कर दिया था। 1800 आते आते धीरे पूरे इंडिया पर 1857 तक कब्जा, कहां कोई चीज छोड़ा। तो 1757 से 1857 के बीच इंडिया पर जो पूरा कब्जा हो गया उसका कारण यही था, बिजनेस को सबसे पहले बर्बाद किया और अपने हाथ में ले लिया कि व्यापार करेंगे तो पूरी तरह से सिर्फ हम करेंगे, आम आदमी व्यापार के लिए नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी कर सकता है। बुरी स्थिति हो गई। तो ये रहा आपका पूरा रेशम का एक अपना। रेशम की खोज चाइना में हुई थी, सबसे पहले लिख सकते हैं। कोकून नाम था ना रेशम के कीट का नाम, कोकून। इस रेशम के, हाँ सिल्क, इसकी विशेषता यह थी कि ये अपने सेकंड पार्टनर को कई किलोमीटर दूर से सुगंध से पहचान लेता है। तभी गाना याद आता है, धरती पे चाहे जहां भी रहो, मतलब सुगंध से पहचान ही लेगा वो। उसी के लिए शायद ये गाना बना हुआ था। देखे थे आप लोग? जाके घर पे देख लीजिएगा, ऐसा थोड़ी है कि टीवी लगा है तो हम यहां दिखाएंगे। केमिस्ट्री में जितनी प्रमुख बातें थी वो सब हो गई। अब केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन रेडी है जो अब आपको चैप्टर के हिसाब से दिया जाएगा। 40, 50, 60 का सेट। पहले आप उसे बना लेंगे तब करेंगे। केमिस्ट्री में कोई चैप्टर बाकी है क्या? कोई नाम? अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना आते थे वो यही है, इससे ज्यादा नहीं आते कभी भी। अगर आप चाहें तो बीपीएससी के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बीपीएससी तक की बात कर रहे हैं, पीआरटी नहीं। तो इसीलिए तो बता रहे हैं, चैप्टर हम लोगों को पता होता है ना कि कहां तक पढ़ाना है। 10th क्लास तक के सारे टॉपिक और थोड़ा सा 11, 12 को कनेक्ट किए हैं बीच बीच में, इससे ज्यादा तो ऊपर नहीं ले गए। तो समझिए कि उतना काफी है आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें 6-7 क्वेश्चन
इससे आने की उम्मीद है केमिस्ट्री से, और वो आप बना सकते हैं। चलिए जीके जीएस पढ़ लीजिए, अब जीके नहीं जीएस पढ़ लीजिए।